अध्याय 19 सांस्कृतिक और धार्मिक विकास क्रम। मुगल शासन के दौरान भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी और जबरदस्त विकास हुआ। इस काल में वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई और उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए, उनका बाद की पीढ़ियों तक गहरा प्रभाव पड़ा। इस अर्थ में उत्तर भारत में गुप्त काल के बाद मुगल काल को दूसरा शास्त्रीय काल कहा जा सकता है। इस विकास क्रम के दौरान भारतीय परंपराओं का मेल मुगलों द्वारा लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति से हुआ। समरकंद में तैमूरी दरबार पश्चिम और मध्य एशिया के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। बाबर इसकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में सजग था। भारत की संस्कृति के कई पहलू उसे पसंद नहीं थे और वह यहाँ संस्कृति का एक नया मानदंड स्थापित करना चाहता था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 14वीं और 15वीं सदी में कला और संस्कृति के विकास क्रम ने एक समृद्ध और बहुपक्षीय परंपरा को जन्म दिया था, जिसको भावी विकास का आधार बनाया जा सकता था। इस आधार के बिना मुगलकालीन सांस्कृतिक विकास शायद ही संभव होता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न धर्मों और नस्लों के लोगों ने इस सांस्कृतिक विकास में अनेक प्रकार से योगदान दिया। इस अर्थ में इस काल में विकसित संस्कृति का रुख समन्वित राष्ट्रीय संस्कृति की ओर था। वास्तुकला। मुगलों ने शानदार किलों, महलों, दरवाजों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण कराया। उन्होंने बहते पानी वाले अनेक सुंदर बाग भी लगवाए। वास्तव में महलों और आराम गाहों में बहते पानी का उपयोग मुगलों की एक खास विशेषता थी। बाबर बागों का बहुत शौकीन था तथा उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बाग लगवाए। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की तलहटी में स्थित पिंजौर आदि कुछ मुगलकालीन बाग आज तक शेष हैं। शेर शाह ने वास्तुकला को एक नई गति दी। सासाराम बिहार में उसका मशहूर मकबरा तथा दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद वास्तुकला के शानदार नमूने माने जाते हैं। वे वास्तुकला की मुगल पूर्व शैली के चरमोत्कर्ष और नई शैली के प्रस्थान बिंदु हैं। अकबर पहला मुगल शासक था जिसके पास बड़े पैमाने के निर्माण कार्य के लिए समय और साधन दोनों थे। उसने अनेक किले बनवाए, जिनमें सबसे मशहूर आगरा का किला है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल किले में अनेक शानदार दरवाजे हैं। अपने किलों के लिए मुगलों ने किला निर्माण की सुविकसित भारतीय परंपरा को आधार बनाया, जैसे कि ग्वालियर, जोधपुर आदि के किलों को। किला निर्माण अपने उत्कर्ष पर दिल्ली में पहुंचा, जहां शाहजहां ने सुप्रसिद्ध लाल किला बनवाया। 1572 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक महल सह किला परिसर का निर्माण आरंभ कराया, जो 8 वर्षों में पूरा हुआ। एक पहाड़ी पर एक विशाल कृत्रिम झील के साथ बने इस परिसर में गुजरात बंगाल शैली की अनेक इमारतें थी। इसमें गहरी ओलतियां, छज्जे और मनमोहक झरोके थे। हवाखोरी के लिए बने पंचमहल में समतल छतों को सहारा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में प्रयुक्त सभी प्रकार के खंभे बनाए गए। वास्तुकला की गुजरात शैली का सबसे व्यापक प्रयोग उस महल में किया गया है, जिसे संभवतः अकबर की राजपूत पत्नी या पत्नियों के लिए बनाया गया था। आगरा के किले में भी लगभग इसी प्रकार की इमारतें बनवाई गई थी, हालांकि उनमें से कुछ ही बाकी बची हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों जगहों के निर्माण कार्यों में अकबर ने स्वयं गहरी दिलचस्पी ली। फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव उन चमकदार नीली खपरेलों में देखा जा सकता है, जिनका प्रयोग दीवारों को सजाने या झुकावदार छतें बनाने में किया गया था। लेकिन सबसे शानदार इमारतें मस्जिद और उस तक ले जाने वाला दरवाज़ा है, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। इसे अकबर की गुजरात विजय की याद में बनाया गया था। यह दरवाज़ा उस शैली में है जिसे अर्ध गुंबदाकार कहा जाता है। किया यह गया है कि एक गुंबद को आधा कर दिया गया। काटा गया भाग दरवाजे का विशाल बाहरी मुख्य भाग है, जबकि पिछली दीवार में जहां गुंबद और फर्श मिलते हैं, छोटे दरवाजे बनाए गए। ईरान से अपनाई गई यह तरकीब बाद की मुगल इमारतों की विशेषता बन गई। साम्राज्य की नींव मजबूत हुई तो मुगल वास्तुकला अपने विकास के चरम पर जा पहुंची। जहांगीर के काल के अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों से सजाने का चलन शुरू हुआ, जो मूल्यवान पत्थरों की बनी होती थी। साज सज्जा की यह शैली, जिसे जड़ाऊ नक्काशी यानी पियत्रा द्योरा कहते हैं, शाहजहां के काल में और भी लोकप्रिय हुई। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग ताजमहल में किया गया, जिसको सही ही निर्माण कला का नगीना कहते हैं। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी वास्तु शैलियों का मनमोहन ढंग से समन्वय किया गया।
अकबर के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा, जिसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद भी है, ताजमहल की विशेषताओं का पूर्व सूचक माना जा सकता है। दोहरा गुंबद इस इमारत की दूसरी विशेषता थी। इस युक्ति से अंदर के छोटे गुंबद पर बाहर का बड़ा गुंबद बनाना संभव हुआ। ताज की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और चार पतली मीनारें हैं, जो चबूतरे को मुख्य इमारत से मिलाती हैं। सजावट कम से कम रखी गई है। संगमरमर की बारीक जालियां, जड़ाऊ नक्काशी और छतरियां इसके प्रभाव को और बढ़ाती है। एक शानदार बाग के बीच में स्थित होने के कारण बाग की शोभा और बढ़ जाती है। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसके दो सबसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं आगरा के किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद, जो ताज की तरह पूरी तरह संगमरमर की बनी है, तथा दिल्ली की जामा मस्जिद, जो लाल बलुआ पत्थर की बनी है। ऊंचा दरवाजा, लंबी और पतली मीनारें तथा अनेक गुंबद जामा मस्जिद के आकर्षण हैं। औरंगजेब ने, जो शाह खर्च नहीं था, बहुत अधिक इमारतें नहीं बनवाई। फिर भी हिंदू और तुर्क ईरानी रूपों और सुसज्जित आकृतियों पर आधारित मुगल वास्तु परंपराएं बिना किसी व्यवधान के 18वीं और 19वीं सदी के आरंभ में भी जारी रही। इस तरह मुगल परंपराओं ने अनेक प्रांतीय और स्थानीय राज्यों के महलों और किलों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि सिखों का अमृतसर स्थित हरमंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं और जिसे इस काल में अनेक बार बनवाया गया, मेहराब और गुंबद के उसूल पर बना है तथा उसमें मुगल वास्तुकला की अनेक परंपराएं समाहित हैं। चित्रकला चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान किया। उन्होंने दरबारों, युद्ध और शिकार का पीछा करने के दृश्यों से युक्त अनेक नए विषयों का समावेश किया तथा अनेक नए रंग और रूप जोड़े। उन्होंने चित्रकला की एक जीवंत परंपरा को जन्म दिया, जो मुगलों की शान शौकत के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक देश के विभिन्न भागों में जारी रही। यहाँ भी शैली की समृद्धि का कारण यह था कि भारत में चित्रकला की पुरानी परंपरा रही है। अजंता के भित्ति चित्र उसकी जीवन शक्ति का सजीव प्रमाण है। लगता है 8वीं सदी के बाद इस परंपरा का ह्रास हुआ, पर 8वीं सदी और उसके बाद की भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपियों और अलंकृत जैन ग्रंथों से पता चलता है कि यह परंपरा मरी नहीं थी। जैनियों के अलावा मालवा और गुजरात जैसे कुछ प्रांतीय राज्यों ने भी 15वीं सदी में चित्रकला को संरक्षण दिया, पर इसका सजीव पुनरुत्थान अकबर के शासनकाल में ही हुआ। शाह ईरान के दरबार में रहते समय हुमायूं ने 2 उस्ताद चित्रकारों को अपनी सेवा में रखा था, जो फिर उसके साथ भारत आ गए। अकबर के शासनकाल में उनके नेतृत्व में शाही कारखानों में से एक में चित्रकला का संगठन किया गया। देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में चित्रकार बुलाए गए, जिनमें अनेक तो निम्न जातियों के थे। आरंभ से ही इस कार्य में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल रहे। उदाहरण स्वरूप अकबरी दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और दसावन थे। यह केंद्र तेजी से विकसित हुआ और जल्द ही यह चित्रकला का सुप्रसिद्ध केंद्र बन गया। फारसी कथाओं की पुस्तकों के चित्रांकन के अलावा चित्रकारों को जल्द ही महाभारत का फारसी अनुवाद करने और ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और अन्य ग्रंथों के चित्रांकन का काम सौंपा गया। इसी तरह भारतीय विषयों, भारतीय दृश्यों और भारतीय भूदृश्यों का प्रचलन हुआ और इस बात ने इस संप्रदाय को फारसी प्रभाव से मुक्त कराया। मयूरी, नीले और भारतीय लाल आदि भारतीय रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे बड़ी बात यह कि फारसी शैली के प्रायः सपाट प्रभाव की जगह भारतीय तूलिका के गोलाई युक्त प्रभाव ने ले ली, जिसने चित्रों में एक त्रिआयामी प्रभाव पैदा किया। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरम पर पहुंची। जहांगीर पारखी दृष्टि वाला व्यक्ति था। यह मुगल संप्रदाय का आम कायदा था कि एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकार व्यक्तियों के चेहरों, शरीरों और पैरों के चित्र बनाते थे। जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में हर चित्रकार के कार्य को पहचान सकता है। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध और दरबार के दृश्यों के चित्र बनाने के अलावा व्यक्तियों और पशुओं के चित्र बनाने में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मसूर का बहुत नाम था। आकृति चित्रों, पोर्ट्रेट का भी चलन बढ़ा। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया। उनके प्रभाववश खामोशी के साथ अग्नि संक्षेपण का सिद्धांत अपना लिया गया, जिसमें पास दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं को एक परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता था। शाहजहां के अंतर्गत यह परंपरा जारी रही, लेकिन औरंगजेब की चित्रकला में कोई रुचि न लेने के कारण चित्रकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गए। इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास हुआ। लेकिन चित्रकला की मुगल परंपरा को 18वीं सदी में औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के काल में नया जीवन मिला।
चित्रकला की राजस्थानी शैली ने मुगल रूपों और शैलियों के साथ पश्चिमी भारत या जैन चित्रकला के विषयों और पिछली परंपराओं का समन्वय किया। इस तरह शिकार और दरबार के दृश्यों के अलावा राधा के साथ कृष्ण की प्रेम लीला जैसे पौराणिक विषयों पर 12 मासा अर्थात मौसम पर रागों पर चित्र बनाए गए। पहाड़ी शैली ने भी इन परंपराओं को जारी रखा। भाषा और साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर विचारों और शासन के माध्यम के रूप में फारसी और संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका तथा एक बड़ी सीमा तक भक्ति आंदोलन के प्रसार के फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का उल्लेख किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास स्थानीय और क्षेत्रीय शासकों से प्राप्त संरक्षण के कारण भी हुआ। ये प्रवृत्तियां 16वीं और 17वीं सदियों में जारी रही। अकबर के समय तक उत्तर भारत में फारसी का ज्ञान इतना व्यापक हो चुका था कि उसने फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा हिंदवी में राजस्व के दस्तावेजों को रखने की परंपरा को समाप्त कर दिया। मगर दक्कनी राज्यों में स्थानीय भाषा में राजस्व के दस्तावेजों को रखने की परंपरा जारी रही। 17वीं सदी की आखिरी चौथाई में ही उसकी समाप्ति हुई। अकबर के समय में फारसी गद्य और कविता का चरमोत्कर्ष हुआ। अबुल फजल एक महान विद्वान, शैलीकार और अपने समय का अग्रणी इतिहासकार भी था। उसने गद्य लेखन की एक शैली ऐसी आरंभ की जिसका अनुकरण करने अनेक पीढ़ियों तक किया जाता रहा। इस दौर के अग्रणी कवि उनके भाई फैजी थे, जो अकबर के अनुवाद विभाग को भी देखते थे। महाभारत का फारसी अनुवाद उन्हीं की निगरानी में कराया गया। दो अन्य अग्रणी फारसी कवि उर्फी और नज़ीरी थे। वे जन्मे तो फारस में थे, पर उन अनेक कवियों और विद्वानों में थे जो इस काल में ईरान से भारत आई और जिन्होंने मुगल दरबार को इस्लामी दुनिया के सांस्कृतिक केंद्रों में एक उच्च स्थान दिला दिया। फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं का भी योगदान रहा। इस काल में साहित्यिक और ऐतिहासिक रचनाओं के अलावा फारसी भाषा के अनेक सुप्रसिद्ध शब्दकोश भी तैयार किए गए। इस काल में संस्कृत के महत्वपूर्ण और मूल काम कुछ अधिक नहीं हुआ, तो भी इस काल में रचित संस्कृत ग्रंथों की संख्या प्रभावशाली है। पहले की ही तरह अधिकांश रचनाएं दक्षिणी और पूर्वी भारत में स्थानीय राजाओं के संरक्षण में रची गई। हालांकि कुछ को बादशाहों के अनुवाद विभागों में कार्यरत ब्राह्मणों ने रचा। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं में स्थिरता और परिपक्वता आई तथा कुछ अति सुंदर गीति काव्य रचे गए। राधा और ग्वालिनों के साथ कृष्ण की रासलीला, बाल कृष्ण की शरारतें और भागवत पुराण की कहानियां इस काल में बांग्ला, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी और गुजराती गीति काव्य में बड़े पैमाने पर लाई गई। राम की भक्ति में भी अनेक गीत रचे गए तथा रामायण और महाभारत की क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किए गए, विशेषकर वहां जहां पहले इनके अनुवाद नहीं हुए थे। फारसी से भी कुछ अनुवाद हुए और कुछ ग्रंथों के रूपांतरण हुए। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों का योगदान रहा। मसलन अलाउल ने बांग्ला में रचना की और फारसी से अनुवाद भी किए। हिंदी में सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के हमले का रूपक लेकर परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन के सूफी विचारों और साथ में माया संबंधी हिंदू विचारों का प्रतिपादन किया गया। मध्यकालीन हिंदी की ब्रज बोली अर्थात आगरा के आसपास की बोली को भी मुगल बादशाह और स्थानीय राजाओं ने संरक्षण दिया। अकबर के काल में ही हिंदी कवि दरबार से जुड़ने लगे थे। अग्रणी मुगल अमीर अब्दुल रहीम खान खाना ने जीवन और मानवीय संबंधों पर फारसी विचारों के साथ भक्ति काव्य का सुंदर समन्वय किया। इस तरह फारसी और हिंदी काव्य परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। लेकिन सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे, जिनके पूज्य राम थे। उन्होंने हिंदी की उस बोली का प्रयोग किया जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बोली जाती है। जन्म नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों पर आधारित एक परिष्कृत जाति प्रथा का आग्रह करने वाले तुलसीदास मूलतः एक मानवतावादी कवि थे, जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया तथा राम के प्रति पूर्ण समर्पण को मुक्ति का मार्ग बताया, जो सभी के लिए खुला हुआ था, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। दक्षिण भारत में एक अलग और स्वतंत्र भाषा के रूप में मलयालम में साहित्य रचना का दौर आरंभ हुआ। एकनाथ और तुकाराम के साथ मराठी अपने चरम पर पहुंची। मराठी के महत्व का दावा करते हुए एकनाथ कहते हैं, संस्कृत को अगर प्रभु ने रचा तो क्या प्राकृत चोरों और चाइयों की उपज है। इन झूठे अहंकारों को रहने दो। प्रभु भाषाओं में कोई पक्षपात नहीं करता, उसके लिए संस्कृत और प्राकृत एक समान है। मेरी भाषा मराठी श्रेष्ठतम भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ है, समृद्ध है और दैवीय ज्ञान के फलों से लदी हुई है। यह कथन स्थानीय भाषाओं में लिखने वाले सभी व्यक्तियों की भावनाओं को व्यक्त करता है। यह इन भाषाओं के आत्मविश्वास और उन्हें प्राप्त हुई उच्च स्थिति को भी दर्शाता है। सिख गुरुओं की रचनाओं के कारण पंजाबी को नवजीवन मिला। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने सहयोग किया। अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया, जिन्हें अनेक नए रागों की रचना का श्रेय प्राप्त है।
जहांगीर, शाहजहां और बहुत से मुगल अमीरों ने इस उदाहरण का अनुकरण किया। रूढ़िवादी औरंगजेब द्वारा संगीत को दफनाए जाने की अनेक मनगढ़ंत कहानियां प्रचलित है। हाल के अनुसंधान दिखाते हैं कि उसने दरबार में गायन तो बंद करा दिया था, पर वाद्य बजाना नहीं। वास्तव में औरंगजेब स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। औरंगजेब के हरम की रानियों ने तथा शाहजादों और अमीरों ने संगीत को संरक्षण देना जारी रखा। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक किताबें औरंगजेबी दौर में लिखी गई। लेकिन संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास 18वीं सदी में मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के काल में हुआ, जो संगीत और संगीतकारों का भारी संरक्षक था।